गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों अपन एक रासायनिक उर्वरक जिसका नाम है सल्फेट ऑफ पोटाश, उसके बारे में अपने को पढ़ना है। उसका रासायनिक संगठन क्या होता है, उसकी मृदा में अभिक्रिया किस प्रकार से होती है और फसलों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले अपन आज की क्लास में अपना जो टॉपिक है पोटाश ऑफ सल्फेट, पोटाश ऑफ सल्फेट, उस उर्वरक के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, पोटाश ऑफ सल्फेट या इसको सल्फेट ऑफ पोटाश कहा जाता है, दोनों नामों से इसे जाना जाता है। इसके रासायनिक नाम की यदि हम बात करें तो बच्चों इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम सल्फेट। इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम सल्फेट। तो सबसे पहले अपन नोट करते हैं इसका रासायनिक नाम पोटेशियम सल्फेट होता है। इसका रासायनिक नाम पोटेशियम सल्फेट होता है और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों K2SO4। K2SO4 इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। इसका रासायनिक सूत्र K2SO4 होता है और इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट होता है। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण बच्चों लेग्वेनाइट जो खनिज होता है उस लेग्वेनाइट खनिज की पोटेशियम क्लोराइड के साथ या तो सांद्रण किया जाता है या फिर गंधक के तेजाब, गंधक का अम्ल, गंधक का जो तेजाब होता है जो H2SO4 होता है उसके साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है और आपके जो पोटेशियम सल्फेट होता है उसका निर्माण कर लिया जाता है। इसके निर्माण की हम बात करें तो बच्चों इसका निर्माण होता है लेग्वेनाइट खनिज से। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसका निर्माण लेग्वेनाइट खनिज से होता है। इसमें दो प्रोसेस है। इसकी पहली प्रोसेस ये है कि इस खनिज की क्रिया किससे करवाई जाती है, इस खनिज की क्रिया करवाई जाती है KCl के साथ सांद्रण या फिर KCl व H2SO4 की अभिक्रिया द्वारा सल्फेट ऑफ पोटाश का निर्माण होता है। सल्फेट ऑफ पोटाश का निर्माण जो होता है बच्चों कौन से खनिज के द्वारा होता है, इस खनिज का नाम जो है लेग्वेनाइट खनिज है। इस लेग्वेनाइट खनिज की क्रिया जब KCl के साथ करवाई जाती है सांद्रण की प्रक्रिया के द्वारा या फिर KCl व H2SO4 की अभिक्रिया करवाई जाती है इस खनिज लेग्वेनाइट के साथ, तो आपके सल्फेट ऑफ पोटाश का निर्माण हो जाता है। इसका दूसरा नाम है बच्चों सल्फेट ऑफ पोटाश। तो सल्फेट ऑफ पोटाश का निर्माण इस लेग्वेनाइट जो खनिज है उसकी अभिक्रिया के द्वारा हो जाता है। देखो बच्चों, इसके रासायनिक संगठन की हम बात करते हैं कि सल्फेट ऑफ पोटाश जो होता है उसका रासायनिक संगठन किस प्रकार का होता है। तो आपको पता है कि भारत सरकार के रासायनिक संगठन की अगर हम बात करें तो भारत सरकार का एक अध्यादेश है रासायनिक उर्वरक अध्यादेश 1957 के तहत जितने भी रासायनिक उर्वरक हैं उन उर्वरकों के रासायनिक संगठन का निर्धारण किया गया है और इस उर्वरक का जो रासायनिक संगठन है उसकी यदि हम बात करें तो बच्चों ध्यान रखना है कि इस उर्वरक के अंदर जो नमी की मात्रा है वो अधिकतम 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें नमी की मात्रा कितनी हो सकती है, इसमें नमी की मात्रा
नमी की मात्रा अधिकतम 1% हो सकती है, अर्थात इससे ज़्यादा मात्रा में इस उर्वरक के अंदर नमी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा ये जो उर्वरक है वो रासायनिक संगठन की दृष्टि से उपयुक्त नहीं माना जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पोटास की जो अभिक्रिया होती है, पोटास की जो मात्रा होती है, वो पोटास की मात्रा इसके अंदर न्यूनतम 48% होना आवश्यक है, अर्थात 48% न्यूनतम जो मात्रा में पोटास की मात्रा अर्थात पोटेशियम की उपस्थिति होना इस उर्वरक में आवश्यक है। तो पोटास की जो मात्रा होती है, पोटास की मात्रा 48% होनी चाहिए और वो है न्यूनतम, अर्थात इससे कम मात्रा के अंदर पोटास की मात्रा अर्थात पोटेशियम की मात्रा इस उर्वरक में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा क्लोराइड जो होता है उसकी अधिकतम मात्रा की हम बात करें तो इसमें 2.5% अर्थात 2.5% से ज़्यादा क्लोराइड की मात्रा इस उर्वरक में नहीं होनी चाहिए। क्लोराइड की जो मात्रा है, क्लोराइड की मात्रा कितनी हो सकती है? क्लोराइड की मात्रा इसके अंदर अधिकतम 2.5% हो सकती है। 2.5% अधिकतम मात्रा में क्लोराइड इस उर्वरक के अंदर उपस्थित हो सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो सोडियम की मात्रा भी इस उर्वरक के अंदर अधिकतम 2% हो सकती है, उससे ज़्यादा इसके अंदर सोडियम की मात्रा भी नहीं होनी चाहिए। सोडियम की मात्रा अधिकतम कितनी हो सकती है? सोडियम की मात्रा अधिकतम 2% हो सकती है, उससे ज़्यादा मात्रा के अंदर इस उर्वरक के अंदर सोडियम की उपस्थिति रासायनिक दृष्टि से, उसके संगठन की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होती है। ये बच्चों अपन ने पोटास का रासायनिक संगठन देख लिया है। आगे अपन देखते हैं पोटास के गुण। पोटास के जो रासायनिक गुण होते हैं वो क्या होता है? सल्फेट ऑफ पोटास के जो गुण हैं उसके बारे में हम बात करें। सल्फेट ऑफ पोटास के गुण, सल्फेट ऑफ पोटास के गुणों की यदि हम बात करें तो बच्चों यहाँ पर अपन नोट कर लेते हैं सबसे पहले कि ये जो उर्वरक है उसके रंग की बात करें तो ये एक सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है। ये जो उर्वरक होता है सल्फेट ऑफ पोटास, ये आपके सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, क्रिस्टलीय प्रकृति का ये यौगिक होता है और इसके अंदर जो पोटेशियम की मात्रा होती है वो 48 से लेकर 50% के बीच हो सकती है। अर्थात ये उर्वरक कैसा होता है बच्चों? यह सफ़ेद रंग का होता है, यह सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है। यह उर्वरक जो होता है बच्चों ये कैसा होता है? सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यह क्रिस्टलीय प्रकृति का, यह क्रिस्टलीय प्रकृति का होता है। अर्थात ये जो उर्वरक होता है बच्चों ये कैसा होता है? क्रिस्टलीय प्रकृति का उर्वरक होता है। इसमें यदि हम पोटेशियम की मात्रा की बात करें तो 48 से लेकर 50% के बीच इसके अंदर पोटेशियम पाया जाता है। इसमें 48 से 50% तक पोटेशियम पाया जाता है। इस रेंज तक पोटेशियम की उपस्थिति इस उर्वरक के अंदर होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बच्चों ये आर्द्रता ग्राही नहीं होता है, अतः इसके भंडारण में सुविधा होती है क्योंकि नमी की मात्रा होने पर भी ये उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए इसे आसानी से भंडारित किया जा सकता है। काफ़ी लंबे समय तक इसको संग्रहित करके रखा जा सकता है। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि यह आर्द्रता ग्राही, यह आर्द्रता ग्राही नहीं होता है। यह आर्द्रता ग्राही नहीं होता है, अतः भंडारण में सुविधा रहती है। आर्द्रता ग्राही नहीं होने के कारण इस उर्वरक के भंडारण में सुविधा रहती है, काफ़ी लंबे समय तक हम इसको स्टोर करके
रख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों इसके अंदर उपस्थित जो पोटेशियम होता है वो जल में घुलनशील होता है। इस प्रकार से ये उर्वरक जो होता है वो जल में घुलनशील उर्वरक होता है। यह उर्वरक कैसा होता है? यह जल में घुलनशील होता है। यह उर्वरक कैसा होता है? यह उर्वरक जल के अंदर घुलनशील होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बच्चों ये पोटेशियम का एक महंगा उर्वरक है, अर्थात अपन ने कल लास्ट क्लास में म्यूरेट ऑफ पोटास के बारे में पढ़ा था, KCl के बारे में, तो उसकी तुलना में यदि हम इसकी रेंज की बात करें, पैसों की बात करें, तो ये उसकी तुलना में महंगा होता है। ये क्लोराइड रहित पोटेशियम उर्वरक होता है, इसलिए ये उर्वरक कैसा होता है? ये पोटेशियम का महंगा उर्वरक है। यह पोटेशियम का महंगा उर्वरक होता है। यह उर्वरक कैसा होता है? यह एक महंगा उर्वरक है पोटेशियम उर्वरकों की रेंज में। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखो इसके अंदर पाया जाता है सल्फेट। पोटेशियम के साथ इसमें सल्फेट होता है, फॉर्मूले से आप इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। तो इसमें सल्फेट की जो मात्रा होती है, सल्फेट की जो मात्रा होती है वो होती है बच्चों इसके अंदर 23 से 48% के बीच। सल्फेट इसके अंदर कितना होता है? सल्फेट इसमें 23% से 48% तक हो सकता है। इस रेंज के अंदर इसके अंदर क्या पाया जाता है? इस रेंज में सल्फेट जो आयन होता है वो पाया जाता है। ये बच्चों आपके सल्फेट और पोटास के गुण हो गए। इसे यहाँ तक एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन सल्फेट और पोटास की मर्दा में अभिक्रिया किस प्रकार से होती है उसको समझते हैं। सल्फेट ऑफ जो पोटास है, जिसे पोटेशियम सल्फेट कहा जाता है, उसकी मृदा में अभिक्रिया किस प्रकार से होती है उसके बारे में अपने को डिस्कस करना है। सबसे पहले अपन ये जो हेडिंग है उसको नोट कर लेते हैं। हेडिंग है सल्फेट ऑफ पोटास की मृदा में अभिक्रिया। सल्फेट और पोटास की मृदा में अभिक्रिया की हम बात करें तो सबसे पहले अपन देखें तो इसके रासायनिक सूत्र होता है पोटेशियम सल्फेट। और पोटेशियम सल्फेट को जब अर्थात सल्फेट और पोटास को जब मृदा के अंदर ढाला जाता है, इस उर्वरक को जब मृदा में ढाला जाता है तो ये आयनित हो जाता है, ये आयनों में विभाजित हो जाता है। और ये आयनों में विभाजित दो रूपों में होता है, एक ये देता है पोटेशियम आयन और दूसरा देता है सल्फेट आयन। अर्थात यह पोटेशियम और सल्फेट आयनों के अंदर विभाजित हो जाता है। तो सबसे पहले अपन नोट करते हैं कि यह उर्वरक मृदा में K+ व SO4-2 आयंस में विभाजित हो जाता है। ये उर्वरक क्या होता है बच्चों? K+ व SO4- आयंस के रूप में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बच्चों इसके अंदर जो पोटेशियम आयन होते हैं, K+ आयन जो होता है, ये मृदा कोलाइड्स के ऊपर अधिशोषित हो जाता है और मृदा कोलाइड पर इसके अधिशोषित होने के कारण ही लंबे समय तक जो पोटेशियम की पूर्ति होती है वो पौधों को होती रहती है। इसके साथ एक और बेनिफिट होता है इसके अधिशोषण का, वो ये होता है कि जब जल के संपर्क में मृदा कोलाइड आते हैं तो पोटेशियम आयन जो होते हैं उसका अपक्षालन नहीं होता है, अर्थात वो निक्षेपित होकर पोटेशियम आयन नीचे की संस्तरों में नहीं जाता है, अर्थात लंबे समय तक मृदा कोलाइड के ऊपर जमा रहता है और पौधे को लंबे समय तक पोटेशियम की पूर्ति
होती रहती है। यहाँ पर नोट करते हैं कि K+ आयंस मर्दा कोलाइड्स पर अधिशोषित हो जाते हैं। अर्थात K+ आयंस क्या होते हैं, मर्दा कोलाइड पर अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे K+ आयंस का मृदा में जल से निक्षालन नहीं होता है और पौधों को पोटेशियम की पूर्ति लंबे समय तक होती रहती है। लंबे समय तक क्या होता है, पोटेशियम की जो पूर्ति होती है वो मर्दा कोलाइड्स के माध्यम से पोटेशियम की पूर्ति पौधों को होती रहती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यह एक उदासीन उर्वरक होता है, अर्थात इसके प्रयोग करने के बाद जो मृदा होती है उसकी प्रकृति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। मृदा अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की नहीं होती है, क्योंकि यह कैसा उर्वरक होता है, यह एक उदासीन उर्वरक होता है। यह एक उदासीन उर्वरक होता है, अतः मृदा की प्रकृति इसके प्रयोग से नहीं बदलती है। मृदा की प्रकृति जो होती है वो इसके प्रयोग से नहीं बदलती है, और इसका कारण जो है वो आपको पता है, क्योंकि ये क्या है, ये एक उदासीन प्रकृति का उर्वरक है, जिसके कारण मृदा की प्रकृति अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की नहीं होती है। आगे यदि हम देखें तो बच्चों, ये जो उर्वरक होता है ये क्षारीय प्रकृति की जो मृदाएं होती हैं, सामान्यतः चूने युक्त जो क्षारीय प्रकृति की मृदाएं होती हैं उन मृदाओं के अंदर ज़्यादा लाभकारी होता है। यह उर्वरक चूने युक्त क्षारीय मृदाओं में ज़्यादा लाभकारी होता है। अर्थात ये जो उर्वरक होता है बच्चों, ये क्षारीय जो मृदाएं होती हैं, चूने युक्त जो क्षारीय मृदाएं होती हैं, उन क्षारीय मृदाओं के अंदर क्या होता है, ज़्यादा लाभकारी होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो भारी मृदाओं की अपेक्षा जो हल्की प्रकृति की मृदाएं होती हैं उन मृदाओं के अंदर भी यह उर्वरक ज़्यादा लाभदायक होता है। भारी मृदाओं की अपेक्षा हल्की मृदाओं में यह उर्वरक ज़्यादा लाभकारी रहता है। ये उर्वरक जो होता है बच्चों, ये बाहरी मृदाओं की अपेक्षा जो हल्की मृदाएं होती हैं उन हल्की मृदाओं में ज़्यादा लाभकारी होता है। ये बच्चों आपने सल्फेट और पोटास की मृदा अभिक्रिया देखी है। अब अपन आगे देखते हैं सल्फेट और पोटास का फसलों पर प्रभाव। सल्फेट और पोटास का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में यदि हम देखें तो देखो बच्चों,
इस उर्वरक के माध्यम से, इस रासायनिक उर्वरक के माध्यम से जो पोटेशियम होता है उसकी पूर्ति K+ आयंस के रूप में होती है। अर्थात जो फसलें होती हैं वो पोटेशियम की पूर्ति K+ आयंस के रूप में कर लेती हैं। इस उर्वरक से पोटेशियम की पूर्ति K+ आयंस के द्वारा होती है। K+ आयंस के रूप में पोटेशियम की जो पूर्ति होती है वो इस उर्वरक के द्वारा हो जाती है। इसके अलावा ये जल में घुलनशील होने के कारण शीघ्रता से पौधों को प्राप्त हो जाता है। यह जल में घुलनशील होने से शीघ्रता से पौधों को प्राप्त हो जाता है। इस उर्वरक की हम बात करें तो ये उर्वरक जो होता है बच्चों, ये जल में घुलनशील होता है और जल में घुलनशील होने के कारण यह शीघ्रता से फसलों को प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा यह जो उर्वरक होता है वो सभी फसलों में उपयोगी होता है, क्योंकि सभी फसलों को पोटेशियम की आवश्यकता होती है। पोटास की जो आवश्यकता होती है वो सभी फसलों को होती है, इसलिए यह उर्वरक सभी फसलों के लिए उपयोगी होता है। यह उर्वरक क्या होता है? यह उर्वरक सभी फसलों के लिए उपयोगी होता है। सभी प्रकार की जो फसलें हैं उन सभी प्रकार की फसलों के लिए ये जो उर्वरक है वो लाभदायक होता है। फसलों के उत्पादन के अलावा फसलों की जो गुणवत्ता होती है उसमें भी सुधार करने में सल्फेट और पोटाश की उपयोगिता होती है। फसल उत्पादन के अलावा फसल सुधार में भी इसका उपयोग किया जाता है। फसल उत्पादन व फसल सुधार में इसका उपयोग होता है। इसका जो उपयोग होता है वो फसल सुधार के अलावा इसका उपयोग फसल उत्पादन में भी होता है। सामान्यतः जो आपके तंबाकू होता है, आलू होता है, चुकंदर, चाय, कॉफ़ी आदि जो फसलें होती हैं उसमें ये उर्वरक लाभदायक होता है। चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू, चुकंदर आदि फसलों में लाभदायक होता है। इन फसलों के अंदर ये उर्वरक जो होता है वो बच्चों ज़्यादा लाभदायक होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो खट्टे फलों वाले जो पौधे होते हैं उन खट्टे फलों वाले पौधों के अंदर जो फल लगते हैं अर्थात खट्टे फल जो होते हैं उसमें रस की मात्रा बढ़ाने में आपके पोटेशियम उर्वरक की ज़्यादा भूमिका होती है। यह क्या करता है? यह खट्टे फलों में रस की मात्रा बढ़ाता है। खट्टे फलों के अंदर ये क्या काम करता है? ये खट्टे फलों में रस की मात्रा बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा बच्चों जिन पौधों में फल नहीं लगते हैं या जो पौधे छोटे रह जाते हैं ऐसे पौधों के अंदर भी ये लाभदायक होता है। बौने पौधे रह जाते हैं या फिर फल उस पौधों के अंदर नहीं लग रहे होते हैं तो ऐसे पौधों में ये जो उर्वरक होता है वो लाभदायक होता है। छोटे पौधों एवं फल में लगने वाले पौधों में यह उर्वरक लाभदायक होता है। यह उर्वरक कैसा होता है? लाभदायक होता है छोटे पौधों
एवं फल न लगने वाले पौधों के अंदर। इसके अलावा यदि हम इसकी बात करें तो देखो बच्चों, फसल की बुआई से पहले ही इस उर्वरक का उपयोग खेत में कर देना चाहिए। खड़ी फसल के अंदर कभी भी इस रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता है। फसल बुआई के साथ ही फसल बुआई के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। खड़ी फसल पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। खड़ी फसल के ऊपर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल जो बुआई होती है उस समय बीज के साथ ही इसका प्रयोग खेत में कर लिया जाता है। देखो बच्चों, अपन ने आज सल्फेट और पोटास का रासायनिक संगठन क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं, मृदा में अभिक्रिया किस प्रकार से होती है और फसलों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में डिस्कस किया है। कल नेक्स्ट क्लास में हम किसी और उर्वरक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।